Hello students, today we are continuing our lecture on force and pressure from class 8 science. आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर बल और दबाव का नेक्स्ट सेक्शन करेंगे. सेक्शन 8.6 है कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब होता है जो संपर्क बल. मस्कुलर फोर्सेस इसके अंदर आते हैं. मस्कुलर फोर्स का मतलब है मांसपेशीय बल. कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक lying on a table without touching it? क्या आप एक किताब को धक्का दे सकते हैं या उठा सकते हैं टेबल पर है बिना उसे हाथ लगाए, टच किए? नहीं उठा सकते. इसका मतलब हमें उस बुक को उठाने के लिए उसे हाथ लगाना ही पड़ेगा. कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप एक पानी की बाल्टी को उठा सकते हैं बिना उसे होल्ड किए हुए? ये काम भी नहीं किया जा सकते क्योंकि अगर हमें पानी की बाल्टी को उठाना है तो उसे होल्ड करना पड़ेगा. जनरली टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. साधारणतया अगर हम बल का प्रयोग किसी वस्तु पर कर रहे हैं तो हमारे शरीर का संपर्क उस वस्तु से होगा. द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी with the help of stick or a piece of rope. यह संपर्क है वो एक लकड़ी के माध्यम से या एक रस्सी के माध्यम से भी हो सकता है. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force comes from? जब हम एक वस्तु को धक्का देते हैं जैसे कि स्कूल के बस्ते को या हम बाल्टी पानी की भरी हुई है उसे उठाते हैं तब बल कहाँ से आता है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. यह बल हमारे शरीर के मांसपेशियों के से आता है. फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. जो बल मांसपेशियों के द्वारा होता है उसे हम मांसपेशीय बल कहते हैं. It's a muscular force that enables us to perform all activities involving movement or bending of our body. हमारे शरीर के मुड़ना, हमारे शरीर को का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब जितने भी कार्य हैं ये सब जो है मांसपेशीय बल से होता है. In class 7th you have learned that in process of digestion the food gets pushed through the alimentary canal. जब हमने क्लास 7th में पढ़ा है कि जो भोजन है वो पचता है तब जो भोजन है वो धकेला जाता है जो हमारी आंतें होती हैं उनके थ्रू. कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? क्या वह मांसपेशीय बल है जो ये काम करता है? You also know the lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing. जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे फेफड़े हैं वो फूलते हैं और सिकुड़ते हैं जब भी सांस लिया जाता है या सांस छोड़ा जाता है. Where are these muscles located which makes breathing possible? यह मांसपेशियाँ कहाँ पे होती हैं जो कि सांस लेना संभव बनाती हैं? डेफिनेट बात है कि जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स यानी कि पसलियाँ होती हैं, उनके बीच में मांसपेशियाँ होती हैं. दूसरा जो हमारा डायफ्राम होता है जो ऊपरी हिस्से को नीचे के हिस्से से अलग करता है उसमें भी जो मांसपेशियाँ होती हैं वह ही सांस लेना आसान बनाती है. कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन आवर बॉडी? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं बल के द्वारा जो हमारी शरीर है उसमें बल के द्वारा मूव किया जाए, यानी कि जो बल का प्रयोग करके हमारा शरीर है वो मूव करता है. एनिमल्स, animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. जानवर हैं वो भी अपनी मांसपेशीय बल के द्वारा जो है कार्य करते हैं. Animals like bullocks, horses, donkeys, camels are used to perform various tasks for us. जानवर जैसे बैलगाड़ी, घोड़े, गधे, ऊंट
इन्हें काम में लिया जाता है अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स, और जो भी ये कार्य करते हैं उसके अंदर ये है मांसपेशीय बल को काम में लेते हैं। ये फिगर 8.9 दिया गया है। मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स इज यूज टू कैरी आउट मैनी डिफिकल्ट टास्क। जानवरों के मांसपेशीय बल के से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। Since muscular force can be applied only when it is in contact with the object, जो मांसपेशीय बल है वह तभी लगाया जा सकता है जब जो हमारा शरीर है उस वस्तु के संपर्क में हो, या जो फोर्स है वो उसके वस्तु के संपर्क में आएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसलिए हम इसे संपर्क बल कहते हैं। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या कुछ और तरह के भी संपर्क बल हैं? लेट्स फाइंड आउट, हम यह पता करते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? एक तरह से घर्षण कह सकते हैं अपन इसे। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, आप अपने कुछ जो अनुभव हैं उन्हें याद कीजिए। अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। एक बॉल जो समतल जो ग्राउंड है, ज़मीन है, उस पर चल रही है, वह धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और आखिर में जाके वह रुक जाती है। When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. जब हम एक बाइसिकल के पैडल चलाने बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो उसकी जो स्पीड है, गति कम होती जाती है और धीरे धीरे वो रुक जाती है। A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. एक कार और स्कूटर के इंजन को जब बंद कर दिया जाता है तो वह भी धीरे धीरे रुक जाता है। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट। इसी तरीके से एक जो बोट होती है या जो एक नाव कह सकते हैं, वह भी धीरे धीरे रुक जाती है जब हम उसे खेना बंद कर देते हैं। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस, क्या आप कुछ और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकते हैं? In all these situations, no force applied appears to be acting on the object, yet their speed gradually decreases and they comes to rest after some time. हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी बल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है इन वस्तुओं पे, लेकिन इनकी जो गति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और धीरे धीरे ये रुक जाते हैं। What causes a change in their state of motion? क्या चीज़ है जो इनके स्टेट ऑफ मोशन में परिवर्तन ला रही है? Could some force be acting on them? क्या उनके ऊपर कुछ बल प्रयोग हो रहा है? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन सच केसेस? क्या आप बता सकते हैं कि इस कंडीशन में किस दिशा के अंदर जो है बल का प्रयोग हो रहा है? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जितनी भी स्थितियाँ हमें बताई गई हैं, इसके अंदर जो बल है जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लेकर के आ रहा है, वह उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, फ्रिक्शन के हैं। इट इज़ ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉल एंड ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। यह जो है घर्षण की जो बल है, उसी की वजह से जो बॉल के सरफेस के और जो समतल ग्राउंड है या ज़मीन है उसके बीच में है, जो घर्षण, उसकी वजह से बॉल धीरे धीरे रुक जाती है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। इसी तरीके से घर्षण है जो पानी के बीच में और नाव के बीच में, वो धीरे धीरे जब आप नाव को खेना बंद कर देते हैं तो वो से रोक देता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो ये घर्षण का बल है यह हमेशा चलती हुई वस्तुओं के विरुद्ध काम करता है और धीरे धीरे उन्हें रोकने का प्रयास करता है। Since the force of friction arises due to contact between surfaces, it is also an example of contact forces. क्योंकि यह जो घर्षण का जो बल है यह दो जो सतहें उनके संपर्क की वजह से होता है, इसलिए यह
कॉन्टैक्ट फोर्स का या संपर्क बल का उदाहरण है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 9। आप इसके बारे में चैप्टर 9 में ज़्यादा पढ़ेंगी। यू मे बी वंडरिंग whether it is essential for the agent applying a force. आप आश्चर्य करेंगे कि जो एजेंट है, जो साधन है, जो अप्लाई कर रहा है फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद इट, वह उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में होगा। लेट्स फाइंड आउट, हम पता करते हैं। 8.7 सेक्शन है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी कि इसमें संपर्क नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल्स हैं, मैग्नेटिक फोर्स है। सो हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं एक्टिविटी 8.6 के माध्यम से। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स। एक बार मैग्नेट होते हैं, उनका एक जोड़ा लीजिए। प्लेस द लॉन्गर एंड साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंडेड शार्प पेंसिल्स। जो उस चुंबक का बड़ा हिस्सा है, लंबा हिस्सा है, उसे 3 गोल पेंसिल्स के ऊपर रखिए, या जो लकड़ी के रोलर्स होते हैं उनके ऊपर रखिए, जैसा कि फिगर 8.10 में दिखाया गया है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। अब ये जो रोलर्स के पास ऊपर जो मैग्नेट रखा हुआ है, इसके पास में हम दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईदर। और हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों जो चुंबक हैं वो एक दूसरे को पास में नहीं आए, मतलब टच नहीं करें। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, देखिए क्या होता है। नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। जो रोलर से मैग्नेट रखा हुआ है उसके पास में दूसरा हिस्सा है जो अपना चुंबक का, वो लेके आए। और अब देखें क्या होता है। नोट व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स एवरी टाइम अदर मैग्नेट इज ब्रॉट इट। ध्यान से देखिए कि क्या होता है कि चुंबक का टुकड़ा है वो पास में लाया जाता है उस चुंबक के जो कि रोलर्स के ऊपर है। सो ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस बिटवीन द टू मैग्नेट। दो जो चुंबक हैं उनके बीच में अट्रैक्ट हो रहे हैं या वो एक दूसरे को परे धकेल रहे हैं, ये हम देखेंगे। अगर दो मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, अगर हम जो मैग्नेट उसके पास में लेके आए हैं वह अपोजिट पोल का है, यानी कि अगर जो रोलर्स के ऊपर जो मैग्नेट है उसका पोल है नॉर्थ और जो मैग्नेट हम पास में लाए हैं उसका पोल है साउथ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन अगर जो पेंसिल या रोलर्स के ऊपर जो रखा हुआ मैग्नेट है उसका पोल नॉर्थ है और जो मैग्नेट हम पास में लेके आए हैं उसका पोल भी नॉर्थ है, यानी कि सेम पोल है, तो वो एक दूसरे से दूरी बनाएंगे। Does the magnet on the rollers begins to move when the other magnet is brought near it? क्या जो चुंबक है रोलर्स पे वो चलना चालू करेगा जब दूसरा मैग्नेट पास में लाया जाएगा? Does it always move in the direction of the approaching magnet? क्या वह जो मैग्नेट पास में आ रहा है उसी की दिशा में जाएगा? What do these observations suggest? यह जो अनुभव क्या बताता है? Does it mean that some force must be acting between the two magnets? इसका मतलब है कि कोई जो है बल है वो इन दोनों चुंबकों के बीच में कार्य कर रहा है। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो दो पोल होते हैं चुंबक के, वो अगर सेम पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को दूर करेंगे, और अगर दोनों पोल्स अलग अलग होंगे, यानी कि एक पोल नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, या एक साउथ होगा और दूसरा नॉर्थ होगा, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। और यह जो है खींचना या धकेलना है दो वस्तुओं के बीच में, इसे भी एक तरीके से जो है एक अलग फॉर्म का जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स माना गया है। Attraction and or repulsion between objects can also be seen as another form of pull and push.
ये जो अट्रैक्शन है और रिपल्शन है दो वस्तुओं के बीच में, इसे एक तरह का धकेलना या खींचना या धकेलना बताया गया है। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? क्या आपको मैग्नेट को कॉन्टैक्ट में, संपर्क में लाने की ज़रूरत है इस ऑब्जर्वेशन के लिए? नहीं। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। एक जो चुंबक है वो दूसरे पर बल लगा सकता है बिना उसके संपर्क में आए। द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये जो बल है जो एक चुंबक लगा रहा है उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, यानी कि इसमें संपर्क नहीं हो रहा है, बिना संपर्क का बल है ये। Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force. इसी तरीके से जो एक चुंबक का जो बल है वो एक लोहे के टुकड़े के लिए है, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि बिना संपर्क का बल है। नाउ विल स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिविटी 8.7 के हिसाब से, ठीक है। प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लीजिए, जैसा कि हम जूस पीने के लिए काम में लेते हैं। कट इट इंटू नियरली टू इक्वल पीसेस, उसे दो बराबर हिस्सों में काट दीजिए। सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, उसमें से एक पीस को लटका दीजिए एक टेबल के सिरे से एक धागे की मदद से। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। अब दूसरा जो हिस्सा है उस स्ट्रॉ का उसे अपने हाथ में लीजिए और उसे जो है एक पेपर की जो शीट है उससे रब कीजिए, यानी रगड़िए। ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब ये जो रगड़ा हुआ हिस्सा है स्ट्रॉ का, इसे हम लटकते हुए स्ट्रॉ के हिस्से के पास लेके आएंगे। मेक श्योर दैट द टू पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। ध्यान रखिए कि दोनों जो पीसेस हैं स्ट्रॉ के वो एक दूसरे को टच नहीं करें, संपर्क में नहीं आए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? हम देखेंगे कि जो हिस्सा रब करके लाया गया है और जो पहले का जो एक स्ट्रॉ का हिस्सा है जिसे रब नहीं किया गया, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ। ये चीज़ हमने देख ली है, लेकिन सेम कंडीशन के अंदर नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद अ शीट ऑफ पेपर। अब क्या है, जो धागे से लटका हुआ जो स्ट्रॉ का पीस है टेबल से, उसे रब कीजिए पेपर के साथ। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वॉज रब्ड अर्लियर विद पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब जो है पहले जो स्ट्रॉ का पीस था जिसे हमने रब किया था, उसे अब जो टेबल से जो पीस लटक रहा है स्ट्रॉ का उसके पास लाइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे कि दोनों में सेम चार्ज है, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सो बट रिपेल्स इफ इट हैज़ ऑल्सो बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। सो हमने इसमें एग्जाम्पल से ये देखा कि एक जो स्ट्रॉ है जिसे पेपर से रब किया गया वो चार्ज हो गई है, और वो जब दूसरी स्ट्रॉ है जो टेबल से लटक रही है उसके पास में लाते हैं तो उसे अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब हम टेबल से लटकने वाली स्ट्रॉ है उसे भी रब कर देते हैं पेपर से, और तो जो पहले वाली स्ट्रॉ है जो रब की हुई थी वो उसे दूर धकेलती है। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. एक जो स्ट्रॉ है उसमें एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया है, जिसे हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ओके, जब उसे पेपर से रगड़ा गया। सच ए स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी। इस तरह की स्ट्रॉ है उसे हम एक चार्ज बॉडी भी कहते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो चार्ज बॉडी है वो दूसरे चार्ज बॉडी को या अनचार्ज बॉडी के लिए जो बल लिया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी कि जो चार्ज बॉडी है वो जो बल लगाती है दूसरे चार्ज बॉडी पे या अनचार्ज बॉडी पे, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। यह जो बल है वो तब भी कार्य कर रहा होता है जब ये दोनों स्ट्रॉज एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज
अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, यानी कि बिना संपर्क का बल है उसका एग्जाम्पल है। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 12। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आप 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये एक गुरुत्व आकर्षण का बल है। यू नो दैट अ कॉइन और ए पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। एक जो कॉइन है, सिक्का है, या जो पेन होता है वो ज़मीन पर गिरेगा अगर आपके हाथ से स्लिप हो जाता है। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड। पत्तियाँ और फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो भी ज़मीन पर गिरेंगे। व्हेन दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट, जब वो पेड़ से अलग होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इज़ इट सो? क्या आपने आश्चर्य किया है कि ऐसा क्यों है? व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट रेस्ट। जब कॉइन आपके हाथ में है तो वो रेस्ट की स्टेज में। एज सुन एज इट इज़ रिलीज इट बिगेन्स टू मूव डाउनवर्ड्स। लेकिन जैसे ही उसे अपने हाथ से छोड़ा जाता है तो वो ज़मीन की नीचे की तरफ जाने लगती है। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ कॉइन्स अंडरगोज अ चेंज। यह क्लियर है कि जो स्टेट ऑफ मोशन है उस सिक्के का, उसमें परिवर्तन आया है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या यह बिना बल के प्रयोग के हो सकता है? वॉट इज़ दिस फोर्स? इस बल का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। जो वस्तुएं हैं और चीज़ें हैं वो धरती की तरफ जाती हैं क्योंकि वह उन्हें खींचता है। द फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। इस फोर्स को हम ग्रेविटी का बल कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। यह एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स है। इसके अंदर रिपल्शन का नहीं है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। यह जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है ये सभी वस्तुओं पर कार्य करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। और यह जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ये हम सब पर हमेशा कार्य करता है हमारे जाने बगैर। वाटर बिगिन्स टू फ्लो डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप। जैसे ही हम जो नलका खोलते हैं तो पानी नीचे की तरफ आता है। वाटर्स इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यही जो ग्रेविटी है इसकी वजह से ही जो पानी है वो नीचे की तरफ आता है। ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। यह गुरुत्वाकर्षण सिर्फ हमारी धरती की ही प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विद अ स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। जो भी वस्तुएं इस संसार में हैं, चाहे छोटी हों या बड़ी हों, वो एक तरह का बल दिखाती हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे। दिस फोर्स इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स और इसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। सो हमने इसके अंदर टॉपिक के अंदर कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं और कौन कौन सी इसमें शामिल है। नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग in the next section. Thank you.